नमस्कार साथियों, ये क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर की 5वीं वीडियो है और चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। साथियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता में समरूपता या एकरूपता मिलती है वो कहीं ना कहीं हमें बाटों में दिखाई देती है। यानी बाटों का जो आकार था लगभग हर हड़प्पाई क्षेत्र में एक समान देखने को मिल रहा था। इसके अलावा हमने लिपि के बारे में पढ़ा था। जब हमने लिपि के बारे में पढ़ा तो हमारे सामने एक और नया सवाल पैदा हुआ कि भाई इस लिपि को पढ़ा क्यों नहीं जा सका है अभी तक। और इसके साथ साथ हमने मोहरों के महत्व को, मोहरों के आकार को और उनकी समरूपता के बारे में भी जाना था। तो साथियों, आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, यानी इसी चैप्टर के अगले अंश के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम ये जानेंगे कि हड़प्पाई समाज में ये जो बड़े बड़े फैसले होते थे या हड़प्पाई सभ्यता के अंदर जो जटिल फैसले लिए जाते थे, उन फैसलों को लेने वाले लोग कौन थे, साथ साथ उन फैसलों को किस तरीके से क्रियान्वित किया जाता था। यानी कुल मिला के हम राजनीतिक व्यवस्था को समझने वाले हैं। तो साथियों, इसी के तहत जो हमारा सबसे पहला बिंदु है वो है प्राचीन सत्ता। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को ये मिलती है कि भाई हड़प्पाई समाज के अंदर बड़े पैमाने पे कुछ जटिल फैसले लिए गए। ठीक है, जटिल फैसले यानी अहम फैसले, महत्वपूर्ण फैसले हड़प्पाई सभ्यता में लिए जाते हैं। ठीक है, और उन फैसलों को लागू करने यानी उनको क्रियान्वित करने के भी संकेत मिलते हैं। अब इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि भाई बड़े फैसले लिए गए, उनको सही तरीके से लागू भी किया गया और लागू करने के बाद उनका रिजल्ट भी अच्छा मिला। तो उसकी पुष्टि होती है हड़प्पाई सभ्यता में मिलने वाली पुरावस्तुओं से। क्यों? क्योंकि वो जो पुरावस्तुएं थी उनके अंदर कहीं ना कहीं हमें एक रूपता या समरूपता देखने को मिलती है। तो इस बात की पुष्टि हड़प्पाई पुरावस्तुओं में मिलने वाली एक रूपता से होती है। तो ऐसी कौन कौन सी पुरावस्तुएं थी, ठीक है, जो समरूप थी, यानी एक आकार की थी, एक साइज की थी, दिखने में एक जैसी थी या एक ही प्रकार के कच्चे माल से बनाई गई थी। तो उन वस्तुओं को अगर हम बारीकी से देखें तो पहली चीज़, क्योंकि हम कई दिन से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग में आएगी कि भाई हड़प्पाई सभ्यता में जो मोहरें मिली थी वो लगभग हर क्षेत्र से एक जैसी देखने को मिली थी। तो पहली पुरावस्तु है मोहर। पूरी हड़प्पाई सभ्यता में हमें एक आकार की, एक रूप की मोहर देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज़ बाट, माप तोल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बाटों की अगर बात करें तो हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था कि किस तरीके से जो बाट थे वो एक व्यवस्थित रूप में दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। और इसमें भी हमने देखा कि निचले मानदंड के कुछ बाट हुआ करते थे और ऊपरी मानदंड के भी कुछ बाट हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं वो बाइनरी कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड थे और डेसिमल जो सिस्टम था उसको फॉलो किया करते थे। तो ये एक अलग चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इन बाटों का आकार भी पूरी हड़प्पाई सभ्यता में एक जैसा देखने को मिलता है। साथ साथ साथियों, ईंटों की अगर बात करें तो ईंटों का अनुपात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हर क्षेत्र में मिलने वाली ईंटें जो थी उनका आकार एक जैसा होता था, उनकी लंबाई एक जैसी होती थी, चौड़ाई और ऊंचाई भी एक जैसी होती थी। तो ये जो समरूपता देखने को मिलती है ये अपने आप में असाधारण है। और यहीं से सवाल ये उठता है कि इतने बड़े क्षेत्र के अंदर एक जैसी ईंटें मिलना, एक जैसी मोहर मिलना, एक जैसे बाट मिलना, तो ये बड़े फैसले थे। ठीक है, तो किस तरीके से इनको लागू किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने मोहनजोदड़ो शहर का पूरा अच्छे से स्थापत्य का विश्लेषण किया था और उसमें हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि भाई विशाल आवास बनाए जा रहे हैं, ठीक है, दुर्ग अलग बना हुआ है, ठीक है, और जो निचला शहर है वो अलग बना हुआ है। वहाँ पे कुछ विशिष्ट इमारतें, कुछ भवन भी मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे भवन थे जिनको चबूतरों के ऊपर बनाया गया था। ठीक, तो ये सारा काम करने के लिए श्रम की भी ज़रूरत थी। तो इस श्रम को संगठित कैसे किया जाता था, यानी इतने बड़े पैमाने पे निर्माण के लिए श्रम को संगठित करना भी एक जटिल फैसला है। और उस श्रम को संगठित करके उनसे उसी तरीके से काम करवाना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है। तो ये जो जटिलता है ये कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि ऐसी कौन सी ताकत थी, ऐसी कौन सी सत्ता थी जिसके आदेशों का लोग पालन कर रहे थे
और वो हमें हड़प्पाई सभ्यता में देखने को मिलती है। तो इसके अतिरिक्त ईंट बनाने और विशाल दीवारें तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित भी किया जाता था। तो सवाल यह उठता है कि इन सभी क्रियाकलापों को संगठित करता कौन था। तो साथियों, यहीं से हमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। जो हमारे पुरातत्वविद हैं, उन्होंने जो अन्वेषण किया, उन्होंने जो खोजें की, उन्होंने जो खुदाई करवाई, उसमें हमें कई सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। उसी चीज़ को अभी हम समझते हैं, प्रसाद तथा शासक। इस बिंदु के तहत सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक साक्ष्यों से कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि अभी तक हम हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को पुरातात्विक या भौतिक अवशेषों के माध्यम से ही समझते हुए आ रहे हैं इस अध्याय में। लेकिन उन पुरातात्विक साक्ष्यों से या भौतिक अवशेषों से हमें राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक संगठन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है कि सत्ता के केंद्र में कौन था, सत्ताधारी लोग कौन थे। ठीक है, तो ये एक सवाल, एक अहम सवाल उठता है जिसका पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जवाब मिलना कठिन था। अब उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। साथियों, मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और इसी मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, लगभग 700 कुएँ मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। ठीक है, बाकी इस शहर के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो हमारे पास है और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की। तो साथियों, जो पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो का अन्वेषण किया, उसकी खुदाई शुरू की, तो उनको मिलता है एक प्रासाद। प्रासाद का मतलब है साथियों राजमहल। ये जो प्रासाद था यानी एक विशाल भवन मिलता है, और जब विशाल भवन मिला तो पुरातत्वविदों ने क्या किया, उसको एक राजमहल की संज्ञा दे दी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को पुरातत्वविदों ने एक प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंधित कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। अब ये फिर से एक बड़ी समस्या थी कि जो बड़ा भवन मिला खुदाई में मोहनजोदड़ो से, उसको पुरातत्वविदों ने कहा कि भाई एक राजमहल है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब राजमहल होगा तो उसके अंदर भव्य वस्तुएं होंगी, राजशाही वस्तुएं होंगी। ठीक है, ऐसी कोई भी वस्तु उस भवन के अंदर से नहीं मिलती है। दूसरी चीज़, मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिलती है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की एक बड़ी मूर्ति मिलती है। इस पत्थर की मूर्ति को पुरातत्वविदों ने पुरोहित राजा की मूर्ति की संज्ञा दी। ठीक है, पुरोहित राजा की मूर्ति की संज्ञा देते हैं पुरातत्वविद। किसको? एक मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से। तो कुल मिला के दो चीज़ें मोहनजोदड़ो से पुरातत्वविदों को मिलती है, जिसके आधार पर उन्होंने कुछ हद तक राजनीतिक व्यवस्था को डिफाइन करने की कोशिश की। पहली चीज़ क्या मिली कि वहाँ से एक राजमहल या राजप्रसाद के अवशेष मिले, अर्थात एक बड़ा विशाल भवन मिला जिसको पुरातत्वविदों ने राजमहल या प्रासाद की संज्ञा दी। इसके अलावा एक बड़ी मूर्ति मिलती है जिसको पुरातत्वविदों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी। पुरातत्वविद ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अपने मन से ये सारी की सारी ऐसे ही किसी चीज़ को कोई संज्ञा क्यों दे रहे हैं? साथियों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि हम जानते हैं, जब हमने व्यापारिक व्यवस्था को पढ़ा था तो हमारे सामने एक चीज़ आई थी कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामियाई सभ्यता के साथ था। यानी ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे की समकालीन थी। और जो पुरातत्वविद थे वो मेसोपोटामिया की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उनको बहुत सारे साक्ष्य मिले थे, तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को डिफाइन किया गया था। अब दो जगह की दो व्यवस्थाएं हैं, पर दोनों में बहुत सारी वस्तुएं, चूँकि व्यापारिक संबंध था इसलिए समान मिलती हैं। इसी के आधार पर पुरातत्वविदों ने जो राजमहल मिला, जो विशाल भवन मिला, उसे राजमहल की संज्ञा दे दी। और क्योंकि मेसोपोटामियाई सभ्यता में पुरोहित राजा ही हुआ करते थे राजनीतिक व्यवस्था में सर्वे सर्वा, इसलिए पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई सभ्यता में भी पुरोहित राजा के होने के संकेत दिए। तो इसी चीज़ को पढ़ लेते हैं कि पुरातत्वविदों ने ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजा से परिचित थे, और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी खोजी। उनको लगा दोनों जगह पे एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था है, जिसके चलते ये कहा गया। तो कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई पुरोहित राजा की संज्ञा जिस मूर्ति को दी गई उसके बारे में
ये जो अहम फैसला लिया गया पुरातत्वविद किस आधार पे लेते हैं, तो वो मेसोपोटामियाई सभ्यता में चूंकि ये चीज़ें विद्यमान थी तो उस आधार पे ये फैसला लेते हैं। लेकिन फिर भी जो पुरातत्वविद हैं वो हड़प्पाई सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था को लेके एक मत नहीं है। ठीक है, तो कुछ पुरातत्वविद ऐसे हैं जिनका अब इस आधार पे अगर हम देखें तो क्या चीज़ पता चलती है कि हाँ भाई मेसोपोटामियाई सभ्यता में राजा हुआ करते थे। कौन से? पुरोहित राजा, जो धार्मिक कार्यों को भी करते थे, अर्थात धार्मिक कार्यों को करने वाले जो लोग थे वो सत्ताधारी थे, उनको राजा की संज्ञा दी गई। ये पुरातत्वविदों के एक हिस्से का मानना है। अब हम दूसरे समूह की बात करते हैं, उनका क्या कहना है। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक थे ही नहीं और सभी लोगों की जो सामाजिक स्थिति थी वो एक समान थी। तो ये एक तरीके से डिबेट का मुद्दा है हड़प्पाई सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था को लेके, जिसमें एक हिस्सा ये कहता है कि हड़प्पाई सभ्यता में जो जटिल कार्य होते थे और उनको क्रियान्वित करने का काम था वो पुरोहित राजा किया करते थे। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता उनके पास में थी और वो अपने महलों में रहा करते थे, जो कि मोहनजोदड़ो से मिलता है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि हड़प्पाई सभ्यता में राजा या शासक हुआ ही नहीं करते थे, बल्कि सारे के सारे लोग एक समान थे और मिलजुल कर फैसले लिया करते थे। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये दूसरी विचारधारा है जो हमारे सामने आती है। अब इसमें भी एक समस्या है। एक समस्या ये है, क्योंकि हम जानते हैं हड़प्पाई सभ्यता का विस्तार या उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। ऐसे में इतने अहम फैसले कि ईंटों का आकार एक जैसा होगा, मोहरों का आकार एक जैसा होगा, विशाल विशाल भवन बनाने के लिए श्रम ऐसे संगठित किया जाएगा। ठीक है, ये जो बड़े फैसले हैं इनको लेना और लागू करना या इन फैसलों के ऊपर सहमति बनाना आसान नहीं है। जब सारे के सारे लोग समान होंगे तो सभी लोगों का निर्णय, सभी लोगों की राय का अपना महत्व होगा। तो ऐसे में सारे के सारे लोगों को इतने बड़े फैसलों के ऊपर एक मत करना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो दूसरा मत आता है कि शासक थे ही नहीं, सारे के सारे लोग समान थे, उसमें ये एक खामी कहीं ना कहीं नज़र आती है। बट क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है तो इस मत को भी माना जाता है। इसके अलावा एक तीसरा हिस्सा है, एक तीसरा समूह है पुरातत्वविदों का। वो क्या मानते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई साहब ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ कोई एक शासक नहीं था, यानी पूरी की पूरी हड़प्पाई सभ्यता का कोई एक शासक हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बल्कि हर क्षेत्र का, जो हर बड़े क्षेत्र थे, जैसे हड़प्पा एक बड़ा क्षेत्र था, मोहनजोदड़ो एक बड़ा क्षेत्र था, धोलावीरा एक बड़ा क्षेत्र था, ठीक है, तो हर क्षेत्र के अलग अलग शासक हुआ करते थे। ये तीसरा मत हमारे सामने आता है, इसको पढ़ लेते हैं। कुछ पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक शासक नहीं था बल्कि कई शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो का अपना अलग शासक था, हड़प्पा का अपना अलग शासक था। इसी तरीके से जो महत्वपूर्ण केंद्र थे उन सारे महत्वपूर्ण केंद्रों या बस्तियों के अलग अलग शासक हुआ करते थे और वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने फैसलों को लेने का काम, साथ साथ उनको क्रियान्वित करने का काम भी करते थे। तो कुल मिला के राजनीतिक व्यवस्था को अगर देखें तो हमारे सामने 3 बातें आ गई। पहली बात ये कि कोई शासक था ही नहीं, सारे के सारे लोग बराबर थे। दूसरी चीज़ ये कि कोई एक शासक नहीं था, पूरी सभ्यता का हर क्षेत्र का अपना अलग अलग शासक था। और तीसरी चीज़ हमारे सामने ये आई कि भाई जिस तरीके से मेसोपोटामियाई सभ्यता में पुरोहित राजा हुआ करते थे, उसी तरीके से हड़प्पाई सभ्यता में भी पुरोहित राजा हुआ करते थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम एक चौथी बात को भी जानते हैं। पुरातत्वविदों का एक समूह ऐसा भी है जो ये कहता है कि ये जो हड़प्पाई सभ्यता का पूरा क्षेत्र था ये एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, ना कि हड़प्पा अलग राज्य है, मोहनजोदड़ो अलग राज्य है, चहुंदड़ो अलग राज्य है, आपका रोपड़ अलग राज्य है, ऐसा कुछ नहीं था। उनका मानना था कि पूरी की पूरी हड़प्पाई सभ्यता एक राज्य हुआ करता था। अब देख लेते हैं, जबकि कुछ पुरातत्वविदों का यह मानना है कि पूरी सभ्यता एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थित होना आदि से स्पष्ट है। इस चीज़ के लिए उन्होंने प्रमाण भी दिया कि किस आधार पे पूरी की पूरी हड़प्पाई सभ्यता एक ही राज्य हुआ करती थी। इसका मतलब उसका अब एक ही राज्य है तो जाहिर सी बात है कोई एक ही समूह होगा
जो पूरे के पूरे राज्य को लेके फैसले लेगा, या कोई एक शासक होगा जो पूरे के पूरे राज्य को लेके फैसले लेगा। लेकिन उन्होंने एक राज्य होने के सबूत क्या दिए? उन्होंने सबूत दिए कि भाई ईंटों का आकार एक समान है, मोहरें एक जैसी हैं, ठीक है, बस्तियों में जो नियोजन की व्यवस्था है वो एक जैसी हमें देखने को मिलती है, और बहुत सारी ऐसी बस्तियां थी जो कच्चे माल के निकट स्थित थी, तो ये व्यवस्था भी हमें पूरी लगभग हड़प्पाई सभ्यता में देखने को मिलती है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, इस आधार पर पुरातत्वविदों ने ये कहा कि भाई पूरी की पूरी हड़प्पाई सभ्यता एक ही राज्य हुआ करती थी। और इस वाले आर्गुमेंट को ज़्यादा माना गया है, ठीक है, ये वाला जो तर्क है उसको ज़्यादा युक्ति संगत माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि साथियों इतने बड़ा, अगर इतनी बड़ी सभ्यता है और उस सभ्यता में अलग अलग राज्य होंगे, तो वहाँ पे इतने बड़े फैसले लेना आसान नहीं है, वहाँ पे इतने बड़े फैसले लेना और ज़्यादा कठिन है। तो इस आधार पे इस तर्क को ज़्यादा महत्व दिया गया है इतिहास में। ऐसा नहीं है बाकी तर्कों को जो है अनदेखा किया गया, पर ये तर्क जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा युक्ति संगत लगा, क्योंकि अगर एक राज्य होगा तो व्यवस्थाओं को लागू करना आसान हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यह तर्क काफ़ी हद तक युक्ति संगत लगता है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदायों के द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा क्रियान्वित किए जाते थे। क्योंकि अगर एक राज्य है तो आसानी से डिसीजन लागू किए जा सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग है, अलग अलग राज्य है और सत्ता के शीर्ष पे भी कोई एक व्यक्ति नहीं बैठा है बल्कि लोग समान है, तो इस आधार पे कठिन और जटिल निर्णय ना तो लिए जा सकते हैं, ना लोगों को एकमत किया जा सकता है, और जब ये दोनों ही काम नहीं होंगे तो क्रियान्वित कैसे किया जाएगा। तो साथियों ये राजनीतिक व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे सामने थी जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। कौन सी सभ्यता के पतन की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पाई सभ्यता के पतन की। तो जब शुरुआत में की जो वीडियोस थी उसमें मैंने बताया था कि मोटे तौर पे हड़प्पाई सभ्यता का ये जो कालक्रम है उसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक पूर्वी हड़प्पा सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता और एक उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता। साथियों उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम लगभग 1900 या कुछ जगह 1800 ईसा पूर्व भी दिया गया कि यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क भी है, वो भी हम देखने वाले हैं। पहले देख लेते हैं कि इस सभ्यता के अंत के बारे में, या ये सभ्यता खत्म हो रही थी, समाप्त हो रही थी, या इसका पतन हो रहा था, उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। फिर उन कारणों का विश्लेषण करेंगे, उन कारणों को जानेंगे कि किस आधार पर इस सभ्यता का अंत हुआ। शुरू करते हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि लगभग 1800 ईस्वी पूर्व तक चोलिस्तान के बारे में साथियों मैंने बताया था, थार रेगिस्तान का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में पड़ता है, उस रेगिस्तानी हिस्से को कहते हैं चोलिस्तान, ठीक है। तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि लगभग 1800 ईस्वी पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों को त्याग दिया गया था, यानी लोगों ने दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया था, लोग शिफ्ट हो गए थे, तो अपने उन पुरानी बस्तियों को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। ओके, इसके अलावा भारत की अगर बात करें तो भारत में गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी, ठीक है। नई बस्तियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिशवल, ठीक है, अगर इनकी बात करें, रंगपुर की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ नई बस्तियां अस्तित्व में आ रही थी। पुरानी बस्तियों को लोग छोड़ के नई नई जगहों पे रहना शुरू कर रहे थे, ठीक है, शिफ्ट हो रहे थे, इन बस्तियों को छोड़ दिया गया और कुछ नई बस्तियां अस्तित्व में आई। ये जो नई बस्तियां थी, इन बस्तियों को उत्तरवर्ती हड़प्पाई सभ्यता की बस्तियां या क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनका जब पतन हुआ उसके बाद भी उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र अपने अस्तित्व में बने रहे, लेकिन उन्होंने अपनी विशेषताएं बदल दी। और वो विशेषता क्या बदली वो देखते हैं। तो कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे कि मोहरों, बाटों तथा मनकों का समाप्त हो जाना। यानी हड़प्पाई सभ्यता जब अपने समृद्ध रूप में थी, अपने विशालतम रूप में थी, तो हमने पढ़ा कि भाई बाट भी एक जैसे मिलते थे, मोहरें भी एक जैसी मिलती थी, मनके भी एक जैसे मिलते थे, बस्तियां कच्चे माल के स्रोतों के निकट स्थित थी, लंबी दूरी का व्यापार भी होता था मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है। साथ साथ लोगों को
शिल्प कर्मों में विशेषज्ञता भी हासिल थी। ठीक है, वो अलग अलग प्रकार के पत्थरों से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाने में माहिर थे। तो ये सारी की सारी विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की उस दौर की रही है जब वो अपने चरम सीमा पे थी, विशालता के चरम सीमा पे थी। लेकिन धीरे धीरे ये विशेषताएं खत्म होना या समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। 1800 ईसा पूर्व या यूँ कहें लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद ये बड़ा बदलाव आया कि ये सारी की सारी विशेषताएं धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो जाती है। इसके साथ सामान्यतः कच्चे माल का प्रयोग भी कम किया जाने लगा, क्योंकि बहुत थोड़ी वस्तुओं का ही निर्माण किया जाने लगा था। हमने पढ़ा था साथियों कि कच्चे माल के स्रोत जहाँ जहाँ मिलते थे वहीं पे एक बस्ती बसा दी जाती थी, ताकि उस कच्चे माल को जिन शहरों में, जिन बस्तियों में ज़रूरत है वहाँ तक आसानी से पहुँचाया जा सके। तो कच्चे माल का इस्तेमाल भी अब कम हो रहा है, और कच्चे माल का इस्तेमाल कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि भाई कोई अगर हम रॉ मटेरियल कम यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है फिनिश्ड प्रोडक्ट या गुड्स जो हैं वो भी कम बनेंगे। तो जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण कम किया जा रहा है, जिसके चलते कच्चे माल का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है, और देखते हैं और क्या बदलाव आया इस दौर में। सबसे बड़ा बदलाव ये आया, आवास निर्माण की तकनीकों के प्रयोग में भी कमी आ गई थी। भवनों को बनाने की जो तकनीकें थी, ठीक है, उनका भी इस्तेमाल बहुत कम होने लगा था। पहले हमने देखा कि विशाल भवन बनाए जा रहे हैं, प्लानिंग की जा रही है। पहले प्लानिंग की जाती थी कि भाई एक चबूतरा है, चबूतरा बनाया जाएगा, उस चबूतरे के ऊपर जो है एक भवन बनाया जाएगा। तो पहले एक प्लानिंग होती थी, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता था। तो ये सारी व्यवस्थाएं अब लुप्त होती जा रही हैं इस सभ्यता से। ठीक है, बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण भी बंद हो गया, यानी बड़ी बड़ी जो संरचनाएं थी, ठीक है, उनका निर्माण भी बंद हो गया। उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता में ग्रामीण संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तो साथियों ये तो वो विशेषताएं थी जो 1900 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे इस सभ्यता से खत्म होना शुरू हो गई। साथ साथ इस सभ्यता ने अपना स्वरूप भी बदल लिया। हड़प्पाई सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था कि शहरी सभ्यता की पूरी विशेषताएं इसमें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता थी, अर्थात जो 1900 ईसा पूर्व के बाद की जो बस्तियां अस्तित्व में आई, वो कहीं ना कहीं शहरी स्वरूप को प्रदर्शित ना करते हुए ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं दर्शाने लगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा शिफ्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो बाद में जो बस्तियां अस्तित्व में आई या बाद में जो ये संस्कृति या सभ्यता अस्तित्व में आई, इसे अनुवर्ती संस्कृति भी कहा गया। तो जो उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता है उसको अनुवर्ती संस्कृति भी कहा गया था। अब सवाल ये उठता है कि ये परिवर्तन हुए कैसे। तो इसको लेके भी इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं, और वो बताते हैं कि भाई इस सभ्यता के पतन के कारण क्या थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन या अंत के अलग अलग कारण दिए गए हैं, अलग अलग कारण दिए गए हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की किताब में सिर्फ स्पष्ट तौर पे वो कारण दिए गए हैं। ठीक है, इतिहासकारों का नाम नहीं दिया गया। तो अभी हम फिलहाल उसको ऐसे ही पढ़ते हैं। अध्याय के आखिरी में हम उसको थोड़ा सा डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। कुछ कारण निम्नलिखित हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन, यानी इतिहासकारों के समूह का एक समूह का ये कहना है कि जलवायु में बदलाव या परिवर्तन होने के चलते हड़प्पाई सभ्यता का पतन होता है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नहीं भाई, वनों की कटाई यानी पेड़ों की या पेड़ों को बहुत बड़े पैमाने पे काटा गया, और पेड़ों को जब काटा गया तो इस क्षेत्र में वर्षा की कमी हुई, क्योंकि अर्धशुष्क क्षेत्र में, अर्धशुष्क क्षेत्र ही था हड़प्पाई सभ्यता का। तो वनों के इस कटाव की वजह से बदलाव होना शुरू हुआ, और वर्षा कम हुई। वर्षा के चलते माफ़ कीजिएगा, वर्षा के चलते हड़प्पाई सभ्यता जो है वो अपने पतन की तरफ अग्रसित हो गई। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि भी अत्यधिक बाढ़ की वजह से हड़प्पाई सभ्यता का पतन हुआ। साथ साथ इतिहासकारों के एक समूह का ये मानना है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया या नदियाँ सूख गई, क्योंकि पूरी की पूरी सभ्यता सिंधु नदी या सिंधु सरस्वती नदी और उनकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी जो सभ्यता है वो सिंधु नदी या सिंधु नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनके तटों के इर्द गिर्द ही स्थित थी। तो जब नदियां में बाढ़ ज़्यादा आती थी तो बस्तियों के अंदर वो पानी बह के चला जाता था, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ, लोग जो है पलायन करने को मजबूर हुए। इसके अलावा नदियां जब सूख जाती थी तो लोग उन नदियों पर ही डिपेंड है। जब नदियां सूखी
तो लोगों को जो है अपने आजीविका चलाने के लिए दूसरे क्षेत्रों की तलाश में जाना पड़ा, या नदियों ने जब अपना मार्ग बदल लिया तब लोग शिफ्ट हुए नदियों की तरफ। तो ये भी एक कारण हमारे सामने आता है। कुछ इतिहासकारों को ये बोलना है कि भूमि का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया, जिसके चलते भी हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है। तो साथियों, इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के अगर पतन की बात करें तो हमारी किताब में ये 4-5 कारण दिए गए हैं कि जलवायु में बदलाव होने की वजह से सभ्यता का पतन हुआ, वनों की अत्यधिक कटाई की वजह से सभ्यता का पतन हुआ, अत्यधिक नदियों में अत्यधिक बाढ़ आ जाने की वजह से सभ्यता का पतन हुआ, नदियों के सूख जाने या रास्ता बदल लेने से इस सभ्यता का पतन हुआ, और भूमि के अत्यधिक उपयोग की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन जब हम डिटेल से स्टडी करेंगे तो हमारे सामने आएगा कि कुछ और भी एविडेंसेस हैं जो बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है। तो इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, यानी ये जो कारण है ये कारण पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता के पतन को डिफाइन नहीं करते। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों में देखने को मिलते हैं, कुछ कारण कुछ दूसरी बस्तियों में देखने को मिलते हैं, लेकिन पूरी की पूरी हड़प्पाई सभ्यता के पतन की व्याख्या करने में ये असमर्थ हैं। तो इस प्रकार हड़प्पाई सभ्यता के पतन को लेके इतिहासकारों में एक विवाद है, यानी ये भी एक विवाद का विषय है, लेकिन सभी समूहों ने अपने अपने खोजों के आधार पे अपने अपने तर्क दिए हैं, तो उन सभी को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस सभ्यता की खोज की गई, और जो हमारे कनिंघम साहब थे, जो कि भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, उनको हड़प्पाई सभ्यता की मोहर मिलने के बाद भी वो हड़प्पाई सभ्यता तक नहीं पहुंच पाए, और बाद में जॉन मार्शल साहब जो अगले डायरेक्टर बनते हैं, उन्होंने इस सभ्यता के बारे में इस सभ्यता से पूरे विश्व को परिचित करवाया। तो कहाँ चूक हुई कनिंघम साहब से, उस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही दूसरे विषयों के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।